गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अंदर कुछ नैव रिएक्शन भी है, जिस प्रकार हमने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर नैव रिएक्शन और उसकी क्रियाविधि के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? RCOOH, जिसमें क्रियात्मक समूह COOH समूह उपस्थित होता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें ऑक्सी OH और हाइड्रोक्सी समूह है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एल्डिहाइड और कीटोन से भिन्न है। इस कारण पूरा जो COH समूह होता है वो अलग से, इनकी रासायनिक अभिक्रिया हैं, प्रॉपर्टी जो गुण है इनके भौतिक रासायनिक, वो सब हम अलग से डिस्कस करते हैं। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों जो है उसकी अम्लीयता क्या होती है, एसिडिटी की कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में RCOOH एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, आगे ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से, और कार्बन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इनकी जो अलग अलग मैंने संरचना बनाई है, कार्बोनिल कार्बन जो होता है C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीजन परमाणु, इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। इस कारण से इस पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका आकर्षण ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए ऑक्सीजन पर ऋणात्मक और कार्बन पर कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होते OH के ऑक्सीजन परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बन जाता है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून है, तुरंत ये क्या करेगा, इस OH के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और H को H प्लस के रूप में, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है। RCOO माइनस और कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा H प्लस प्रोटॉन त्यागने के कारण इसकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर दर्शाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं संरचना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर OH में ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश होने के कारण प्रोटॉन है वो इजीली मुक्त हो जाता है। इस कारण से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिडिटी को शो करेंगे, अम्लीयता को दर्शाएंगे। जल में घोलने पर क्या होता है, ये विघटित होकर के कार्बोक्सिलिक आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जब इसको हम जल में डिजोल्व करेंगे तो H प्लस निकलने के बाद कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा और एक हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन बनता है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बेस होता है, सहयुग्मी क्षार होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि कार्बोक्सिलेट आयन का सहयुग्मी क्षार, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी कार्बोक्सिलेट आयन होगा, वो किसका सहयुग्मी क्षार होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कॉन्जुगेटेड बेस होगा।
अब आगे हम बात करें इसके अंदर, तो सवाल पूछा जाता है कि एक कार्बोक्सिलेट आयन है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? स्टेबिलिटी की बात करें, सवाल पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर अभी बात की अपन ने यहाँ पर कि आवेश का पृथक्करण होता है। क्योंकि C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण O पर माइनस और कार्बन पर प्लस आवेश आता है। इस प्रकार कार्बन पर धनात्मक आवेश और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या हुआ? चार्ज सेपरेशन हुआ, आवेश का पृथक्करण हो जाता है। O पर माइनस और कार्बन पर प्लस आ जाता है। इसमें क्या है? आवेश पृथक्करण। जबकि कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसके अंदर जब इसकी अमोनियम नाइट्रेट संरचना देखें तो R रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड रेजोनेट स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, सिर्फ ऋणात्मक आवेश ही किसी एक ऑक्सीजन पर इस प्रकार एक आंशिक ऋणावेश और इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश समान रूप से पृथक रहते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणात्मक और कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश होते हैं। तो यहाँ पर आवेश का पृथक्करण है, और कार्बोक्सिलेट आयन होता है इसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। इस कारण से जो कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं वो H+ त्यागने के बाद, प्रोटॉन त्यागने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक अम्लों की, उसको कुछ फैक्टर होते हैं वो प्रभावित करते हैं, और उसमें विशेषकर प्रतिस्थापी जो सब्स्टिट्यूट्स ग्रुप होते हैं उनका इफेक्ट होता है, जिसको हम प्रतिस्थापियों का प्रभाव कहेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लता होती है उस पर प्रतिस्थापी का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ। अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का क्या इफेक्ट पड़ता है? जो एसिड स्ट्रेंथ होती है अम्लों की, वो किसके कारण होती है? वो अम्लों के आयन पर निर्भर करती है। जब उसका आयनाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है एसिड स्ट्रेंथ। तो उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूट्स जुड़े हुए हैं अल्फा कार्बन पर, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी एसिड स्ट्रेंथ पर? तो देखिए अल्फा कार्बन परमाणु पर उपस्थित प्रतिस्थापियों का प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है, प्रेरणिक प्रभाव। ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहा जाता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, जैसे मैथिल है, एथिल है, OH है, OCH3 है, NH2 है। ये जब कार्बोक्सिलेट आयन के कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं तो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। यहां देखिए कार्बोक्सिलेट आयन है, यहां पर इस कार्बन से
जो जी किया हुआ, जी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं प्लस आई प्रभाव वाले। तो ये क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन में जो प्रोटॉन्स है वो आसानी से रिमूव नहीं होगा। ये कार्बन है, कार्बोक्सिलेट, जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्लस आई प्रभाव, जैसे CH3, C2H5, OH, OCH3, NH2। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस कार्बन पर और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा। इस कारण से इसकी जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, लेस, कम होती है। जबकि कार्बोक्सिलिक आयन के साथ जो अल्फा कार्बन, इसके साथ में ऐसा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, अर्थात माइनस आई प्रभाव दर्शाता हो। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, CN है, Cl है, CH ग्रुप है, COH है, SO3H सल्फोनिक आदि। ये क्या करेंगे, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिससे क्या होगा, ऋणावेश में कमी से आवेश का क्या हो जाएगा, विस्थानीकरण हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है माइनस आई प्रभाव के कारण घटती है, जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा और इजीली प्रोटॉन है वो रिमूव करेगा। इस कारण से ये मोर एसिड स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके साथ में माइनस आई प्रभाव वाले प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो वे अम्ल सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, उनकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। जबकि ऐसे समूह जो प्लस आई प्रभाव वाले अगर इसके साथ में जुड़े हुए हैं अल्फा कार्बन के साथ, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी कम होती है और आसानी से प्रोटॉन का निष्कासन नहीं होता। इस कारण से उनकी एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, अम्ल सामर्थ्य घटती है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से एग्जाम में सवाल आपको पूछा जाएगा कि प्रतिस्थापियों का अम्ल सामर्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसको दो अलग अलग प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव के आधार पर लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कुछ कंपाउंड दे रखे होते हैं उसमें आपको ऑर्डर पूछा जाता है कि इनमें अम्ल सामर्थ्य का क्रम लिखिए। तो देखिए नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, जैसे एक फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और प्रोपेनिक एसिड है। तो यहाँ पर अपन देखें इसके एसिड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होती है, फॉर्मिक एसिड, फिर उससे कम एसिटिक एसिड और उससे कम प्रोपेनिक एसिड। तो जैसे जैसे हम प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट के इंक्रीज होने से एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर देखिए CH3 समूह, जो मैथिल समूह, इस कार्बन पर कोई नहीं था, या CH3 समूह प्लस आई पर, इस CH2 और CH3 इनका एथिल है, मैथिल है, वो कैसा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपन देखते हैं क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इनका प्रभाव कैसा होता है, माइनस आई प्रभाव होता है, और माइनस आई प्रभाव बढ़ने के साथ एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है।
क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी? फ्लोरोएसिटिक एसिड की, उससे कम क्लोरोएसिटिक एसिड की, और उससे कम एसिड। तो यहाँ पर एसिडिटी डिग्री और यहाँ पर जो एसिड स्ट्रेंथ होगी इसकी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इस टाइप में वृद्धि होगी, जिसके कारण से ये ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ को शो करेगा। फ्लोरोएसिटिक एसिड उससे कम Cl, उससे कम एसिड। इस प्रकार से हमें एग्जाम में सवाल एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक जो एसिड होते हैं उन पर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन है कि एक फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, क्लोरोएसिटिक एसिड है, फ्लोरोएसिटिक एसिड। अब इसमें पूछे सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा फ्लोरोएसिटिक एसिड की, उसके बाद क्लोरोएसिटिक एसिड की, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, और सबसे कम एसिटिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 4। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिड। इसमें पूछे तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की, उससे कम डाइक्लोरो, उससे कम क्लोरो, और सबसे कम एसिड। क्योंकि यहाँ पर कार्बन से 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं इस तरह से, ये अल्फा कार्बन, इस पर 3 CH जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की। इसमें सिर्फ 2 ही है, तो इससे थोड़ा कम होगा, इसमें 1 है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट हम एरोमेटिक एसिड की बात करेंगे। एरोमेटिक एसिड में जैसे बेंजोइक एसिड होता है, उसका एलिफेटिक एसिड से कंपैरिजन करेंगे, किस प्रकार से ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ शो करेगा। तो ये हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।